अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोईद पीरजादा। 21 सितंबर 2023, 21 सितंबर 2023 के दिन का पाकिस्तान में सूरज तो तुलू हुए बहुत घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन जो सियासी दिन है उसका अब आगाज हो रहा है। और ये जो सियासी दिन है ये बड़ा दिलचस्प है, बड़ा ड्रामेटिक है, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। मेरे सामने ये देखें, बहुत ज्यादा पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख के रखे हुए हैं। बल्कि थोड़ा सा मैं अगर ये भी कहूँ ना कि किसी ने कमेंट किया कि यार डॉक्टर मोईद आप रुक क्यों जाते हैं दरमियान में। अभी जूम पे रिकॉर्ड करता हूँ, रुकता इसलिए हूँ कि 20-22 मिनट का रट्टा लगा के मसलसल बोलना खासा मुश्किल काम है। तो दरमियान में पॉइंट्स देखता हूँ, दोबारा से उसको रिकैप करता हूँ एक तरह से कि मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको कैसे बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा सकता है। तो मुझे ये इजाजत कम से कम दे दें कि दरमियान में मैं को ब्रेक उसकी लगा दिया करूं। सांस लेने के लिए नहीं रोकता, वो तो टेलीविजन की बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन बेसिकली तौर पर चीजों को रिकैप करने के लिए, ताकि मैं प्रॉपर सेंटेंस प्रॉपर फ्रेज से उसे ला सकूं। बिकॉज लैंग्वेज जो है उसकी कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहरहाल बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। अभी डेवलपमेंट्स जो है ये वो कुछ पाकिस्तान के अंदर है, कुछ पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान से निकल के कभी बर्तानिया और दुबई पहुंचते हैं, उनके हवाले से भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। और कुछ डेवलपमेंट्स उन ममालिक के हवाले से भी हैं जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें हिंदुस्तान है। लेकिन मैं पहले उनकी तरफ नहीं जाता, मैं पहले बात शुरू करूंगा जो अंग्रेजी में मुहावरा है, चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी हम पाकिस्तान से बात शुरू करेंगे। वैसे भी आई एम पेनफुली अवेयर ऑफ द फैक्ट कि आप में से कह तो बहुत से लोग देते हैं, लेकिन 80% से लोग सिर्फ पाकिस्तान, ज्यादा से लोग जो हैं 80-90% लोग सिर्फ पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। और कहने में वो कह देते हैं कि हम बैन अवी मामलात में, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, उस पर वीलॉग करें, अंग्रेजी में भी कर दें। लेकिन जब करते हैं तो आप बहुत कम लोग उसको देखते हैं। जैसे मैंने एक पिछला वीलॉग किया, मैं समझता हूँ बहुत मेहनत से किया। कनाडा ने जो हिंदुस्तान पे दहशतगर्दी और टेररिज्म के हवाले से, मर्डर के हवाले से जो इल्जाम लगाया, वो एक बड़ा वेल रिसर्च वीलॉग था। उसको हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा लोगों ने देखा, उन्होंने उस पर कमेंट भी किया, लेकिन वो आए बेसिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देने के लिए। लेकिन जो पाकिस्तानी व्यूवरशिप थी वो बिल्कुल फॉल कर गई। हो सकता है हिंदुस्तान में लोग ये समझते हो कि हिंदुस्तान के खिलाफ अगर क्रिटिकल या तनकीदी जायजा अगर आप लें तो पाकिस्तान में लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। हकीकत ये है, और मैं एज टेलीविजन एंकर भी आपको ये बता सकता हूँ, कि पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसको हिंदुस्तान के मामलात से कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है जो इंडिया के इश्यूज में इंटरेस्टेड है। और हिंदुस्तान में भी मुझे अब समझ आई है कि यही सूरत हाल है, कि वहां पर भी इंडिया पाकिस्तान के इंटरफेस के ऊपर बड़ी छोटी सी माइनॉरिटी इंटरेस्टेड है। बहुत बड़ी जो आबादी हिंदुस्तान की है वो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्टेड है। बट कमिंग बैक टू द इश्यूज, एक बहुत इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब धोड़म धोड़म चुपके चुपके पाकिस्तान आए, और चंद घंटों में उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मुलाकातें की। उसके हवाले से बहुत अफवाहें हैं कि किस किस से उन्होंने मुलाकातें की, और उसके बाद वो उल्टे कदम जो है वापस बरतानिया के लिए, लंदन के लिए रवाना हो गए। और अगर इस वक्त की इतलात सही है तो वो बुध की रात को वापस लंदन पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने अपने भाई साहब को बड़े इंपॉर्टेंट पैगाम देने हैं, उनके साथ उन्होंने मीटिंग करनी है। अब उनकी जो भतीजी हैं जनाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उनको भी खबर लगी कि चाचा यहाँ पे आए थे और चाचा ने बड़ी कोई इंपॉर्टेंट किस्म की मुलाकातें की हैं बड़े अहम लोगों के साथ। उनको भी फौरी तौर पे शक हुआ कि मामला ठीक नहीं है, चाचा पता नहीं हमारे खिलाफ इंपॉर्टेंट लोगों के साथ मिलकर हमारे जाती खानदानी इंटरेस्ट के खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। तो जो भतीजी हैं मरियम नवाज साहबा, उन्होंने भी टिकट कटाया, और वो भी अब चाचा के ताकुब में लंदन पहुंच रही हैं चाचा और वाले साहब से मिलने के लिए। और कयास यही है कि आज के दिन में अंदाजा है कि जो थर्सडे का दिन है, जुमेरात का, मोहतरमा मरियम नवाज साहब भी लंदन पहुंच जाएंगी। अब लंदन में इनकी मुलाकात होगी, मतलब किसकी मुलाकात होगी? नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की अपने भाई के साथ और अपनी बेटी के साथ मुलाकात होगी। वो जो क्रिश्चियन मजहब के अंदर तस्वर है दी होली ट्रिनिटी का, द फादर, द सन एंड द होली गोस्ट। तो अगर पाकिस्तान की होली ट्रिनिटी अब देखें तो इसमें बाप है, बेटी है और बेटी का चचा है, यानी द फादर, द डॉटर एंड डॉटर्स अंकल, या 2 भाई और उनकी एक भाई की बेटी जो है, ये वो होली ट्रिनिटी है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की। और ये वैसे तो डूब मरने का और शर्म का मुकाम है आप सबके लिए, हम सब के लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए, कि पाकिस्तान के 240 से 250 मिलियन जो आबादी है 24-25 करोड़ की, उसका फैसला ये होली ट्रिनिटी करती है। और पाकिस्तान में भी नहीं करती, ये बरतानिया जाके लंदन में छुप के पाकिस्तान के हवाले से फैसले करती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें जो डेवलपमेंट अफवाहों की है वो ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब, या उनको बुलाया गया, वो यहाँ पे आए, प्रॉब्लली उनको बुलाया गया लंदन से, वरना उनका मूड ही नहीं था यहाँ आने का, तो इस्टेब्लिशमेंट के 2 मुख्तलिफ धड़ों से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मुलाकात की। एक धड़े ने उनको कहा कि नवाज शरीफ साहब को हर जरूरत है, कि नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत जरूरी है
हर मुमकिन उनको 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आना चाहिए और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को आके शेप करना चाहिए, उनका आना यहाँ बहुत जरूरी है। लेकिन दूसरा जो धड़ा था एस्टेब्लिशमेंट का, उसने जब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, अकॉर्डिंग टू रूमर मिल इन इस्लामाबाद, तो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि नवाज शरीफ साहब को इस स्टेज के ऊपर नहीं आना चाहिए, और अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ आएंगे तो हमारे मसाइल में तकनीकी एतबार से, सियासी एतबार से हमारे चैलेंजेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और आप अपने भाई साहब को समझाएं कि वो ना आए। अब मरीम नवाज साहबा क्या सोचती हैं ये अभी कुछ दिनों में पता चलेगा, बिकॉज अब ये जो दिन हमारे सामने शुरू हो रहा है, इसमें इस होली ट्रिनिटी की लंदन में मुलाकात होनी। चले इनकी मुलाकात से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जावेद लतीफ़ साहब जो हमेशा नवाज शरीफ साहब के आने का ऐलान करते हैं, वो एक तरह से इस पूरी चीज़ के मैनेजर हैं। अब उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया। पहले जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया था कि नवाज शरीफ साहब का एक फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा लाहौर एयरपोर्ट में 21 अक्टूबर को जब तशरीफ़ लाएंगे, और 10 लाख या ग़ालिबन 100 लाख या 1 करोड़ लोग जो हैं उनको लेने आएंगे, और पूरा पंजाब उमड़ आएगा अपने अजीम लीडर को देखने के लिए, उसको उसका इस्तकबाल करने के लिए, जो 4 बरस तक बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान के लोगों के लिए जद्दोजहद कर रहा था, और उसने पाकिस्तान के सारे हालात बदलने की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो ज़ाहिर है कि लोग गिरते पड़ते पहुंचेंगे पंजाब में, खासकर लोग हैं भी बड़े खुश आजकल, तो लोग देखेंगे कि उनका निजात हिंदा जो है, उनका जो मसीहा है, उनके 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 जख्मों पे मरहम रखने वाला वो आ गया, और उसकी खातर सब पहुंचेंगे। लेकिन अब जावेद लतीफ़ साहब की एक चेंज ऑफ थॉट हुई है, उनके ख्यालात में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और जनाब जावेद लतीफ़ साहब ने फरमाया है कि हमने ये डिसाइड किया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों को एयरपोर्ट पे लेके जाएंगे तो सड़कें बंद हो जाएंगी, लोगों को बहुत रुकावटों का सामना होगा, शहर के लोगों को बड़ी तकलीफ होगी, कंजेस्टन हो जाएगी सड़कों की, मुनासिब नहीं होगा। अब ना लोग आएंगे लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर, ना हम जाएंगे नवाज शरीफ साहब को रिसीव करने, और नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट से चुपके से पहुंचेंगे मीनार पाकिस्तान में, और मीनार पाकिस्तान में एक फ़क़ीदुल मिसाल जलसा होगा नवाज शरीफ साहब की रिसेप्शन के तौर पे उनको वेलकम करने के लिए। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक कमेंट छपा है, मैंने सुना नहीं खुद से जावेद चौधरी साहब को, लेकिन जावेद चौधरी साहब की निस्बत से siyaset.pk का मैं एक देख रहा था ट्विटर के ऊपर, कि वो कह रहे हैं कि जावेद चौधरी साहब ने कहीं ये कहा है, और जावेद चौधरी साहब माजी में तो कम से कम बहुत हमदर्दी रखते थे नवाज शरीफ साहब से, PMLN से, लेकिन वजह नहीं है कि उनकी टोन में थोड़ी सी तब्दीली क्यों आ गई है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि लगता ही है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो रात की तारीकी में लाइटें वगैरह लगा के एक तासुर की देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से इमरान खान के बहुत बड़े जलसे होते थे, तो इसी तरह से नवाज शरीफ साहब का भी एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो वहां पे होने लगा है। तो ये तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है शरीफ फैमिली के हवाले से, होली ट्रिनिटी के हवाले से, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से। अब आ जाते हैं हम इमरान खान साहब की तरफ, जो दूसरा एक एंड पे, जो पॉलिटिक्स का दूसरा स्पेक्ट्रम है, और उसमें सूरत हाल ये है कि इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को सरकारी मेहमान हुए हुए अटक की जेल में 46 दिन 46 डेज उनके कंप्लीट हो गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 अगस्त 5 सितंबर, और अब ये 21 सितंबर, 46 दिन उनके कंप्लीट हो गए। और 43वें दिन प्रोसिक्यूशन को ये ख्याल आया है फाइनली कि उनकी जो उन पे जो इल्ज़ाम लगाया गया था थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया है 9 मई के हवाले से, और उसमें उन्होंने 120B 120B का भी इजाफा किया है, जिसका मकसद है कि इमरान खान साहब ने बगावत की है। उन पे भी और लोगों पे ये शक उन्होंने ऐड किया। पुलिस ने उसकी एक्सप्लेनेशन ये दिया है कि प्रोसिक्यूशन ने जब ये केस फाइल देखी तो उन्होंने कहा कि इसमें ये जो शिक 120B की है बगावत की, अगर बगावत आप किसके खिलाफ की है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की। ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान में कभी ये क्वेश्चन किसी ने ठीक तरह से डिबेट किया ही नहीं है कि रियासत की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि हमेशा शेख मुजीबुर रहमान पे ये था कि वो रियासत के बागी थे, अब इमरान खान पे है कि रियासत के बागी हैं, एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब रियासत के बागी थे, और बहुत से लोग रियासत के बागी हैं। तो रियासत क्या होती है, उससे बगावत किस तरह से होती है, और फिर अवाम कहाँ इस इक्वेशन में फिट होते हैं, रियासत वर्सेस बगावत की इक्वेशन में। ये क्वेश्चन कोई इसका सही आंसर में पाकिस्तान में किसी ने कोशिश नहीं की। बल आज का जो दिन शुरू हो रहा है इस वक्त थर्सडे का, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 इमरान खान साहब की जो बेल्स रिजेक्ट हुई थी उसके हवाले से एक पिटिशन भी यहाँ पे ज़ेर समात होगी, उसकी आज उस पर बहस होगी। और ये पिटिशन ये कहती है कि इमरान खान साहब की जो सेशन कोर्ट्स ने या ट्रायल कोर्ट्स ने 9 केसेस में उनकी जमानत रद्द कर दी, रिजेक्ट कर दी, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान साहब फिजिकली अपने आप को अदालतों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सके। लाख वकला ने वहां जाके इमरान खान के दुहाई दी, रोना पीटा किया, रोना पीटना डाला। उन्होंने कहा हजूर वाला आपको शायद पता नहीं है कि इमरान खान पुलिस की कैद में है, अटक की जेल के अंदर है, और उनको सिर्फ अब पुलिस ही अदालत के सामने प्रेजेंट कर सकती है। ये उनके जाती उनके कंट्रोल में नहीं है, खुद अपने उनकी कैपेसिटी नहीं है, ये मतलब उनके यानी उनके लिए मुमकिन नहीं है पुलिस के बगैर। लेकिन अदालतें वो जो कहते हैं कि कानून अंधा होता है, दी जस्टिस सिस्टम इज ब्लाइंड, पाकिस्तान में आपको पता है बिल्कुल ही ब्लाइंड है। तो अदालतों ने
ان کی وہ ضمانتیں ریجیکٹ کر دیں. اب یہ اس حوالے سے ایک پٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ رہی ہے. وہاں امید ہے کہ زیادہ لائٹ ہوگی, بجلی ہوگی, وہاں صورتحال نظر آ سکے گی. لیکن ساتھ ہی نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو بڑے اوور ایکٹیو ممبر ہیں عمران خان کی لیگل ٹیم کے, انہوں نے ایک تو ٹویٹ یہ کیا ہمیں بتانے کے لیے کہ آج یہ سماعت ہو رہی ہے اس کیس کی, جہاں پر ان کے وہ کلب کر دلائل دیں گے کہ آپ عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں کینسل ہو گئی ہیں, ریجیکٹ کر دی گئی ہیں, یہ غلط ہے اور اس کو بحال کریں. تو ساتھ ہی انہوں نے ایک دوسرا بھی ٹویٹ کیا. اب دوسرے ٹویٹ میں ہمیں جناب نعیم حیدر پنجوتا صاحب کے بتاتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے لسٹ اس کی دی ہے 1 2 3 4 کر کے, کہ اس وقت 11 کیسز ایسے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکلا کے جن کا فیصلہ نہیں ہوا, وہ پینڈنگ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اب اس میں آج جب دن ختم ہوگا ورکنگ ڈے, تو وہ 11 کے بجائے 12 ہو جائیں گے. تو اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے نیب کے حوالے سے, اس کا آپ ذکر بہت سن سکے ہوں گے, اس کا بڑا چرچا ہے, اس کا بہت ذکر ہو رہا ہے, اور یہ وہ ہے جہاں پہ سپریم کورٹ پاکستان کے آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے آخری دن اپنا شارٹ اینڈ سویٹ آرڈر جو ہے ایشو کر دیا 52-53 پیجز کا, جس میں انہوں نے نیب کے اندر جو امینڈمنٹس کی تھیں پی ڈی ایم کی حکومت نے, انہوں نے ختم کر دیا, اور نیب کو انہوں نے حکم دیا کہ ان سارے کیسز کو ودن 7 ورکنگ ڈیز اس کو ری انسٹیٹیوٹ کریں اور ان کے ریفرنسز دائر کریں, ان کو واپس لے آئیں. تو منڈے سے نیب نے ایز پر دی آرڈرز سپریم کورٹ پاکستان, جب تک کہ ظاہر ان کو کوئی نئی سپریم کورٹ دیکھتی ہے, چینج کرتی ہے, نیب نے اس پہ ایکٹ کرنا ہے. تو نیب نے منڈے سے اپنے اعداد و شمار بھی ایشو کیے ہیں, اور اعداد و شمار سے اور کیسز کو بھی انہوں نے دوبارہ نئے سرے سے بحال کرنا شروع کر دیا ہے, ری انسٹیٹیوٹ کرنا شروع کر دیا. اب جو انہوں نے اعداد و شمار دیے ہیں اس سے پتہ چلا کہ 2022 اور 2023 میں کو 598 ایسے کیسز ہیں جو نیب کی کورٹس نے واپس نیب کو بھیجے, اور اب یہ دوبارہ نیب کی کورٹس کو بھیجے جا رہے ہیں. اس وقت تک 21 ریفرنسز جو ہیں وہ نیب کی عدالت کو دیے گئے ہیں ان کیسز کو دوبارہ سے سننے کے لیے, ریزیوم کرنے کے لیے. اور اگر آپ اس کی لسٹ دیکھیں کہ اس میں کون کون لوگ ہیں, تو دس از اے کمپلیٹ لسٹ آف ہو از ان پاکستان, ہو اینڈ ہو آف پاکستان. یہ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں مشہور ہیں, امپورٹنٹ ہیں, پرومیننٹ ہیں, ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی رول ہے, انکلوڈنگ دی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب, فارمر پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب, فارمر پرائم منسٹر جناب شہباز شریف صاحب, ان کی جو بھتیجی ہیں جناب مریم نواز صاحب. اب مجھے ظاہر بریک لگانی پڑے گی. اپالوجیز فار دس. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو لسٹ نیب نے ایشو کی ہے ان کے ناموں کی, جو 81 ریفرنسز نئے سرے سے شروع ہو چکے ہیں, ریزیوم ہو گئے, اس میں کوئی بچا نہیں ہے. پاکستان کے جتنے بھی معزز لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں, مشہور لوگ ہیں, جن کا پاکستان کی تاریخ میں اور سیاست میں کلیدی رول ہے, اس میں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ہیں, پچھلے پرائم منسٹرز بھی ہیں, اس کے اندر مریم نواز صاحبہ بھی ہیں, اس میں شہباز شریف بھی ہیں, اور بھی بہت لوگ ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اس کے اندر بہت مشہور لوگ ہیں. تو وہ سب لوگوں کے ریفرنسز جو ہیں وہ دوبارہ کھل گئے ہیں, اور یہ وہ صورتحال ہے جس کے حوالے سے بہت سے لوگ بڑے خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں. سب سے آگے اس میں میرا خیال ہے کامران خان صاحب ہیں, جنہوں نے بڑی خوشی کا اور مسرت کا اور جوش و خروش اور ایکسائٹمنٹ کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں ریورس ہو رہی ہیں, احتساب کا عمل ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے. کم از کم انہوں نے, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, ایک میں دیکھ رہا تھا ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے کم از کم یہ کہا ہے کہ اب عمران خان اور پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر آ گئے ہیں اور چیزیں اور رول ریورس ہو گئے. آئی ڈو ناٹ نو کہ اس ساری ایکسائٹمنٹ کی کیا وجہ ہے. مجھے اس میں صرف ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے, اس کی ٹائمنگ اس قسم کی ہے, اس کی لاجک اور سینس اس قسم کی ہے کہ اس سٹیج پہ یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کرتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف کا تو جو اس نے کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو دبانے کے لیے, ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے, ان کو راست پہ لانے کے لیے, ان سے اپنی باتیں منوانے کے لیے ان کے پاس ایک نسبتاً بہتر ٹول آ گیا ہے. جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ چیئرمین نیب بھی ایک جان صاحب بھی اس وقت ہیں, تو ان کی پوزیشن جو ہے مضبوط ہو گئی ہے. لیکن اس حوالے سے اور ایک اور بھی ذہن میں بات رکھی ہے, وہ تمام لوگ جیسے ہمارے جو دوست کہہ رہے ہیں کہ رول ریورس ہو گئے ہیں اور عامر چیف اور عمران خان جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر آ گئے, ان کو کم از کم میں نے یاد کروانا تھا کہ گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان کے گیریزنز کے اندر جو ینگ نوجوان افسرز ہیں, ان کو ایک ڈاکومنٹری دکھائی جا رہی ہے 52 منٹ کچھ سیکنڈ کی. یہ ڈاکومنٹری ہے جو 6 یا 7 یا 8 اگست کو پہلی دفعہ ٹیلی ویژن چینلز پہ انکلوڈنگ سما وہاں دکھائی گئی تھی. اس کو اگر آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے سرچ کرنا چاہیں گے, اس کا عنوان یہ ہے فیکٹس آف May 9th, اور یہ بالکل ایک پروپیگنڈا قسم کی ویڈیو ہے 52 منٹ کی, جس کے شروع میں بہت خوبصورت پرانی تاریخی تصاویر ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی موومنٹ تھی. لوگ لٹ پٹ کے ہندوستان سے, مشرقی پنجاب سے لاہور پہنچتے ہیں, ریڈیو پاکستان کے اس میں بلیٹنز وغیرہ ہیں, اور اس کے بعد سارا عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے عمران خان جو ہے وہ بیسکلی ریاست کا دشمن ہے, اور اس نے پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ کیا, سازش کی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو ڈاکومنٹری ہے یہ
जूनियर अफसरान को पूरे पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई दिनों में दिखाई जा रही है। शायद आपके कानों में भी इसका चर्चा जो है वो पहुंचा होगा, और जूनियर अफसरान को कोई ज़्यादा ये डॉक्यूमेंट्री पसंद नहीं आ रही, बिकॉज अब इतना एक शऊर डेवलप कर चुका है कि उनको भी नज़र आ रहा है, इतना मासूम और कोई भी नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्री महज एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री। किसने बनवाई है, किसने इसको बनवाने के लिए खर्चा किया है, क्योंकि ये लग रहा है कि खासी महंगा किस्म का काम है, कम से कम करोड़ 1.5 करोड़ रुपए से कम का, बल्कि शायद ज़्यादा का ये प्रोजेक्ट होगा, ये डॉक्यूमेंट्री का। तो बहरहाल जो लोग ये कह रहे हैं कि एक पेज पे आ गए हैं, वो मेरा ख्याल है ठीक नहीं कह रहे। अब आ जाए इस चीज़ के ऊपर कि जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि चीफ जस्टिस, जो नए चीफ जस्टिस है पाकिस्तान के, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, जनाब जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस फायज ईसा साहब जो हैं, काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उन्होंने वकला के साथ मुलाकात की गुज़िश्ता 24 घंटे में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव से, पाकिस्तान बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव से, और उसके बाद एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये मुलाकात हुई है इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में 57,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पेंडिंग डिस्पोजल हैं, और चीफ जस्टिस ये चाहते हैं कि उनके 13 माह का जो टेन्योर है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन केसेस को यहाँ से निकाला जाए, इनका डिस्पोजल किया जाए। और एक कमेटी बन गई है जिसमें सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के अलावा उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे पाकिस्तान बार काउंसिल के भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी। अब जहन में एक चीज़ रखें, क्योंकि अक्सर लोग आप में से बहुत समझदार हैं और इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसको क्लैरिफाई करूं। किसी भी मुल्क की जो सुप्रीम कोर्ट होती है, जैसे अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, टर्की की सुप्रीम कोर्ट है, टर्की में इनफैक्ट 2 किस्म की कोर्ट्स हैं, और पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट बेसिकली तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होती है। बाज़ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट को कहा भी जाता है द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ द कंट्री। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो इश्यूज आते हैं उसमें हाई कोर्ट्स में से अपील्स भी आती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को और चैलेंजेस को रिजॉल्व करना होता है। और ये कोई ढकी छुपी तो बात नहीं है, आप सब वाकिफ हैं, हम सब वाकिफ हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है पाकिस्तान के लोगों के सामने, पाकिस्तान के आइन के सामने, पाकिस्तान के पूरे निज़ाम के सामने, वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जब एक दफ़ा असम्बली, नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज डिसॉल्व होंगी तो 90 दिन के अंदर अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है उसमें इलेक्शन होने चाहिए, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट का पूरा तस्वर है 19th अमेंडमेंट में, 18th अमेंडमेंट में, वो तस्वर है भी ये, जो बांग्लादेश से तस्वर आया था कि एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट और केयर टेकर कैबिनेट होगी जो साफ, शफाफ, फ्री फेयर, आज़ादाना शफाफ इलेक्शंस को, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को मुमकिन बनाएगी। आईन पाकिस्तान की रूह से, उसकी तरमीम की रूह से इस केयर टेकर इंतजामिया का किसी किस्म का कोई और रोल नहीं है। लेकिन हम देख कह रहे हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 17 तारीख से न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं अलॉन्ग विद द केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर, जबकि दुनिया के अक्सर जो बड़े रिच इंपॉर्टेंट ममालिक हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर यहाँ नहीं हैं, बरतानिया के नहीं हैं, फ्रांस के नहीं हैं, रशिया के नहीं हैं, चाइना के प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे हैं, और वो यहाँ पे मसलसल बड़ा अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, और अभी उनका वापस जाने का कोई मूड नहीं है, और इलेक्शन का भी किसी का कोई मूड नहीं। तो जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और चंद और तंजीमों ने एक पिटीशन डाली थी कि 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करे। अब 90 दिन वैसे बचे भी नहीं है, चूंकि अब आप 21 सितंबर पे आ गए हैं। मैंने आपको पिछले व्लॉग्स में बताया था कि 14 या 15 सितंबर तक अगर प्रेसिडेंट खत नहीं लिखते, तारीख नहीं देते, तो 90 डेज की जो वैलिडिटी है वो वैसे भी खत्म हो जाएगी। तो वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ा जो सवाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वो 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक ये कि 90 डेज की कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट में इलेक्शन होने चाहिए, दूसरा ये कि सिविलियंस का जो ट्रायल है बाय द मिलिट्री कोर्ट्स ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और आपको याद होगा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको याद करवाया था कि 2015 में जब मिलिट्री कोर्ट्स का इशू सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने उसको सपोर्ट किया, आर्मी पब्लिक स्कूल के हमले के बाद एक अमेंडमेंट की गई, 21st अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो काजी फायज ईसा साहब ने, ऑनरेबल जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने तन तनहा उसकी मुखालफत की थी, और उन्होंने कहा था कि दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए हम अपने कानून और अपने आइन के अंदर तब्दीलियां जो हैं वो नहीं कर सकते। बहरहाल इस स्टेज के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने इशू को टेकअप नहीं किया, 90 डेज की कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट को उन्होंने टेकअप नहीं किया, और शहीद अरशद शरीफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट केस था जो सू मोटो नोटिस दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 के महीनों में, जब इमरान खान साहब ने इसकी निशान 2023 में शायद दिया था, इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा था जाती सिग्नेचर करके, उसके बाद उसका सू मोटो नोटिस लिया गया। तो उसके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के रडार से गुम है और नई सुप्रीम कोर्ट के रडार से भी गुम है। मीनवाइल जो हुकूमत ने खुद एक केस शुरू कर रखा था इस हवाले से, एक ट्रायल शुरू कर रखा था अरशद शरीफ के हवाले से, उसे ट्रायल कोर्ट जो है उसने उस केस को बंद कर दिया, ये कह के कि प्रोसिक्यूशन के कोई विटनेसेस उसके सामने नहीं आते। चंद दिन पहले आपको याद होगा कि शहीद अरशद शरीफ की जो बेवा हैं, उनकी जो विडो हैं, उनको इस कोर्ट ने नॉन बेलेबल उनके अरेस्ट वारंट इशू कर दिए थे, जब एक खौफनाक इसके ऊपर बहस शुरू हो गई कि ये किस किस्म का जुल्म है। बहरहाल उस कोर्ट ने उस पूरी प्रोसीडिंग उसकी जो है वो रोक दी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से जो तवक्को थी नए चीफ जस्टिस से लोगों को बहुत ज्यादा, वो उन्होंने मैटर बहरहाल टेकअप नहीं किए, उन्होंने ये मैटर जो है वो टेकअप किए। अब एक और मैटर जो है जहां शहीद अरशद शरीफ का जिक्र हुआ, वहां हम इमरान रियाज खान को कैसे भूल सकते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब अमीर भट्टी साहब जो हैं, उन्होंने एक बार फिर इस जो IGP हैं पंजाब के जनाब, उनको बड़ा सख्त वार्न किया और उन्होंने कहा कि हर सूरत में आपको आखिरी 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 वार्निंग दे रहा हूं, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दिन और दे दें। और इमरान खान साहब के जो वकील थे अली अशफाक साहब, उन्होंने कहा कि इनको 24 घंटे से ज्यादा नहीं दें। बहरहाल अदालत ने इन्फिनिट विजडम 20 सितंबर को जो प्रोसीडिंग हुई है 19-20 की, उसमें उनको मजीद 26 सितंबर तक का वक्त दे दिया है। और अच्छा माइंड में रखिए कि इससे पहले 6 सितंबर को IGP पंजाब ने कहा था कि बहुत जल्दी मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा इमरान रियाज के हवाले से। 6 सितंबर गुजर गई, फिर 13 को अगली हेयरिंग हुई, वो खुशखबरी ट्रांसलेट ना हो सकी, फिर 13 के बाद ये 19 को हेयरिंग हुई, फिर भी कोई खुशखबरी का प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं निकला। तो अब चीफ जस्टिस ने ये फरमाया है कि अगर अब मुझे 26 सितंबर मेरी बिल्कुल पेशेंस जवाब दे चुकी है, और 26 सितंबर को अगर मुझे कोई आप पॉजिटिव इसकी डेवलपमेंट नहीं देते तो फिर द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। अब इस पे बड़ी हैरानगी की बात है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। तो अब तक जो सब कुछ हो रहा है वो इसका मतलब एक मावरे कानून है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। पर ये वो चंद इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं। अभी एक दो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स में जरा एक ब्रेक लगाऊंगा, फिर मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। मैंने आप शुरू में कहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स भी हैं। सबसे पहले बड़ी छोटी सी डेवलपमेंट है कि 24 घंटे पहले वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी छपी थी हिंदुस्तान और कनाडा के हवाले से, जिसमें माफ कीजिएगा ये दावा किया गया, ये क्लेम किया गया था कि अमेरिका की हुकूमत ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने झंडी करा दी है और शटअप कॉल दे दी है कनाडा की गवर्नमेंट को, और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ कोई पोजीशन इख्तियार नहीं करते। आज पिछले 24 घंटे में अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन के स्पोक्स पर्सन ने अपनी बड़ी वजाहत की। उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज फ्लैट लाइज। ये वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी जो है ये बिल्कुल एक स्पेकुलेशन पे, बकवास पे मबनी है, और हकीकत ये है कि हम ये डिमांड करते हैं कि हिंदुस्तान इसकी एक इन्वेस्टिगेशन में, जो सिख लीडर का कत्ल हुआ है निजार का, इसकी इन्वेस्टिगेशन में हिंदुस्तान को हर तरह से मदद करनी चाहिए ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जाए। एंड वी आर कंटिन्यूसली इन टच विद कैनेडियन पार्टनर्स, और हम इस मसले को बहुत सीरियसली लेते हैं। ये खैर कम इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता है मैं इसके हवाले से 2 दफ़ा कमेंट कर चुका हूँ, मैंने पूरा एक वीलॉग भी इसके हवाले से किया चंद घंटे पहले। हिंदुस्तान में ऑफ कोर्स बहुत डिबेट हो रही है इसकी, हिंदुस्तान में हर लेवल में डिबेट हो रही है। प्रिंट मीडिया में डिबेट हो रही है, टेलीविजन पे डिबेट हो रही है, ट्विटर पे डिबेट हो रही है, सोशल मीडिया पे डिबेट हो रही है, व्लॉग्स अफेयर के ऊपर डिबेट हो रही है, हर तरफ डिबेट हो रही है। लेकिन वो सारी की सारी डिबेट अगर आप देखें तो ये बहुत ही मजे की बात है कि 99% वो डिबेट सिर्फ इस चीज के ऊपर हो रही है कि कनाडा की हिम्मत कैसे हुई हिंदुस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाने का, और उनको मेजर गौरव आर्या से लेके शशि थरूर, डॉक्टर शशि थरूर तक सब लोग इस डिबेट पे शामिल हैं अपने अपने मेंटल लेवल के एतबार से। मेजर गौरव आर्या ने तो बड़ी धमकियां शमकियां लगा दी कनाडा की हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को, कि तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी पट्टियां बांध देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन शशि थरूर का भी जो ट्वीट था उसको पढ़ के भी मुझे खासी हैरानगी हुई, बिकॉज शशि थरूर भी के ट्वीट को अगर आप पढ़े गौर से तो आर्गुमेंट ये है कि अगर इजराइल और अमेरिका ये सब चीजें करते रहे हैं तो बेसिकली अगर हिंदुस्तान ने भी कर दिया तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सो डिबेट हिंदुस्तान में बहुत हो रही, गुस्सा भी बहुत है, गम और गुस्सा है कनाडा के खिलाफ, खालिस्तानियों के खिलाफ बहुत उनके और भी दुख रहे हैं कि कनाडा ने उस किस्म के एक्शन नहीं किए हिंदुस्तान की सेंसिटिविटी में, जिस तरह से बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने या अमेरिका ने जितना सराहा, यानी गौर से सुना है हिंदुस्तान को, जितना वो रिसेप्टिव है। लेकिन हिंदुस्तान में कोई भी तबका फिक्र ऐसा नहीं है, अभी तक मैंने नहीं देखा, जो खुल के ये कह रहा हो कि किसी भी सरजमीन के ऊपर, कनाडा के ऊपर, अगर एक सिख एक्टिविस्ट का, वो जैसा कैसा भी था, उसका अगर एक कत्ल हुआ है तो ये अनएक्सेप्टेबल है, ये एक जुर्म है, ये दहशतगर्दी है, और ये कोई कह ही नहीं रहा कि हिंदुस्तान हैज नथिंग टू डू विद इट और हिंदुस्तान शुड हैव नथिंग टू डू विद इट। फिर उसके बाद की क्वेश्चन उठता है कि भाई आप
کینیڈا کی کانڈمنیشن کریں کہ ہم تو اتنے اچھے لوگ ہیں, ہم سوچ ہی نہیں سکتے دہشت گردی کرنے کا. آدھے سے زیادہ, بلکہ آدھے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ 80% سے زیادہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو ہندوستانی جشن منا رہے ہیں سکھ ایکٹیوسٹ کے مارے جانے کا, اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا کام کیا ہمارے اداروں نے, اس کے اوپر بڑی ایک سینس آف پرائڈ ہے, وہ سمجھتے ہیں یہ بڑی بہادری ہے, یہ بڑی بولڈنس ہے, اور اگر اور طاقتیں ایسا کر سکتی ہیں, امریکہ نے گھس کے مارا تھا تو پھر ہندوستان کہیں پہ گھس کے کیوں نہیں مار سکتا. یہ بڑا انٹرسٹنگ ڈیلیما ہے, بٹ آئی لیو اٹ آن اٹ. میں آگے چلتا ہوں. اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو جو ہیں, انہوں نے گزشتہ 24 گھنٹے میں امریکہ کے صدر جناب پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے انہوں نے ملاقات کی. اقوام متحدہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں نیو یارک کے اندر, اس کی سائڈ لائنز پہ انہوں نے ملاقات کی. جو انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات کرنے کے بعد اسرائیل کے پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ چھپی ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ہسٹورک پیس ایگریمنٹ جو ہے اسرائیل اور سعودی عربیہ کے درمیان ہو سکتا ہے. اب اس کی ظاہر ہے فائن پرنٹ کیا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر یہ دیکھتا ہے کہ اگر سعودی عرب کی ریکگنیشن پیس ایگریمنٹ کے بعد اسرائیل کو ملتی ہے تو اس کے بعد جتنے بچے کچے لیس امپورٹنٹ مسلم ممالک بھی رہ گئے ہیں, ان سب کو ظاہر ان کے اوپر پریشر ہوگا اور ان کو ٹھڈا مار کے کہا جائے گا سعودی عرب کی طرف سے پاکستان سمیت کہ چلو بھائی اسرائیل کو ریکگنائز کرو. تو اسرائیل کی جو وائڈر ریکگنیشن اور لیجیٹمیسی ہے اس کا کی وہ سمجھتے ہیں کہ جناب سعودی عربیہ. لیکن سعودی عرب کو کیا چاہیے؟ دوسری طرف ایک اور بھی خبر چھپی, وہ یہ کہ نیو یارک ٹائمز کی بہت ڈیٹیل سٹوری ہے کہ کیسے سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ کے اوپر بات چیت جو ہے وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے. اور سعودی عرب امریکہ سے یہ توقع کرتا ہے, 3 چیزیں سعودی عرب مانگ رہا ہے. کس وجہ سے مانگ رہا ہے؟ ان ریٹرن فار ہیونگ ریکگنیشن آف اسرائیل, اسرائیل کو انگیج کرنے کے لیے, اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے سعودی عرب 3 چیزیں مانگ رہا ہے. پہلے سول نیوکلیئر پروگرام ہمیں چاہیے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک میوچل ڈیفنس پیکٹ چاہیے جو نیٹو کے آرٹیکل 5 کی طرح کا ہونا چاہیے, اور ایگزامپل دی جا رہی ہے کہ جس قسم کا میوچل ڈیفنس پیکٹ جاپان کے ساتھ ہے اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہے, اسی قسم کا سعودی عرب کو چاہیے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو امریکہ کے بالکل اسٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ ایڈوانس ایئر فورس کے یا تھیٹر مسل سسٹم کے اکوپمنٹ ہے, اس کا ڈیفنس اکوپمنٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا, وہ چاہیے سعودی عرب کو. اب اس کے اوپر اس کو پریزیڈنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کانگریس کے اپروول اس چیز کے لیے چاہیے ہوگا. بہرحال یہ سب چاہیے. اب امریکہ کو کیا چاہیے, پریزیڈنٹ بائیڈن کو کیا چاہیے اگر سعودی عرب کو 3 چیزیں چاہیے؟ اس کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ کی پرنسپل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب جو بہت کھسک چکا ہے اور چین کی طرف بہت اس کا رجوع ہوا ہے گزشتہ 1-2 برس میں تھی, اور اس نے محبت کی پینگیں بڑھا لی ہیں چین کے ساتھ, اس سے اس کو واپس نکالا جائے, چین کے ایمبٹ سے نکالا جائے. اب 1-2 جملے اور کروں تو پھر جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ جائے, جو نہ سمجھنا چاہے وہ نہ سمجھے. سعودی عرب نے چین کے ساتھ بہت سے ٹریڈ ایگریمنٹ بھی کر رکھے ہیں, مڈل ایسٹ کے حوالے سے, ٹریڈ کے حوالے سے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے. تو جب سعودی عرب نے کو اگر ان سے نکالنا ہے, پیچھے ہٹنا ہے, جو کہ امریکہ کی ریکوائرمنٹ ہے, تو پھر سعودی عرب کے پاس کوئی الٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے. اور G20 کے اندر جو بلو پرنٹ رکھا گیا ہے وچ از انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور, IMEC جو ہے, یہ اس کی ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی ایک ریپلیسمنٹ. اب اس میں پاکستان کہاں فٹ ہوتا ہے, پاکستان کا رجیم چینج آپریشن کہاں فٹ ہوتا ہے, جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ جائے, جو نہیں سمجھنا چاہے اس کا بھی بھلا اللہ پہ مہربانی کرے. ابھی اتنا ہی ہے, پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.